अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद आज़म और हम हैं मुज़फ़्फ़र्स ऑनलाइन एकेडमी पर। आज हम चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटी क्या है इसको डिस्कस करने के बाद हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे एक सवाल किया जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन अवर यूनिवर्स, मतलब हमारे इस यूनिवर्स में कितनी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, तो आपका जवाब डियर स्टूडेंट्स ये होना चाहिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन अवर यूनिवर्स। ठीक है, कितनी है इसको और बड़ा कर देता हूं। अच्छा जी, फंडामेंटल फोर्सेस कितनी है? सो दीज आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन अवर यूनिवर्स। बट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उनमें से आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। देखिए ग्रेविटी क्या है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और अगर हम अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इसको पढ़ेंगे तो उसका एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या है वो डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटी क्या है। सो ग्रेविटी इज व्हाट? देखिए जी, यहां लिखा हुआ है कि द नेचुरल फोर्स यहां लिखा हुआ है कि द नेचुरल फोर्स which pulls every two objects in the universe towards each other is known as gravity. सिंपल, ग्रेविटी क्या है सर? ग्रेविटी एक ऐसी फंडामेंटल फोर्स है, कुदरती फोर्स है ना, सो इस कुदरती फोर्स की वजह से हम इसको फंडामेंटल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटी एक ऐसी फंडामेंटल फोर्स है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मौजूद होती है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारी अर्थ है। हम कोई भी चीज छोड़ते हैं या ऊपर फेंकते हैं वो हमेशा कहाँ आती है? नीचे आती है। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी जमीन में है, और ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। आगे क्या बोलता है कि दिस फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव मास। ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ये फोर्स एक ऐसी फोर्स है, ये सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होती है जिनके अंदर मैस है। आगे बोलते हैं कि दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मैसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये फोर्स डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मैस के ऊपर। ज्यादा मैस वाला ऑब्जेक्ट है तो लाजमी सी बात है उसमें ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उसको एक्ट कर रही होगी। कम मैस वाला है तो उसको कम ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी। बिग मैसेज हैव हाई ग्रेविटेशनल पुल। बिग मैसेज हैव हाई ग्रेविटेशनल पुल। ज्यादा मैसेज के पास हाई ग्रेविटेशनल पुल होता है, ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही होती है। जबकि जो स्मॉल मैसेज होते हैं उनके पास लो ग्रेविटेशनल पुल होता है। यहां तक क्लियर है? आगे मजीद जब हम चलते हैं तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ होल्ड ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लाइक बिल्डिंग्स। ग्रेविटी जो अर्थ की ग्रेविटी है
उसने तमाम ऑब्जेक्ट्स को संभाल के रखा हुआ है, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, ह्यूमंस बीइंग्स एंड एटसेट्रा एंड ऑल। अच्छा जी, मजीद आपको मैं बात बताऊं कि जो आपके साथ सवाल एक आना चाहिए, मैं एक पिक्चर आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। वो पिक्चर कुछ इस तरह की है कि ये आपका सन है बीच में, ठीक है, ये आपके बीच में सन है, और इसी तरह से ये आपका अर्थ है। ये इसके अराउंड में क्या मूव कर रही है? अर्थ मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, अर्थ ऐसे मूव कर रही है, यहाँ आएगी तो यहाँ पर इस तरह से मूव कर रही है। अच्छा जी, सवाल यह था कि ये अर्थ मूव करते करते यूं गोल गोल मूव कर रही है, ये मूव करते करते सूरज पर क्यों नहीं गिरती? क्या रीजन है? कोई तो रीजन होगा इसमें। जी हाँ, लाजमी सी बात होगा। अच्छा जी, तो उसके बिहाइंड क्या रीजन है? उसका जो बिहाइंड रीजन है वो यही रीजन है डियर स्टूडेंट्स, कि हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि इस अर्थ को अपने ऑर्बिट पर संभाल के रखी हुई है। मतलब ये जो अर्थ मूव कर रही है अपने ऑर्बिट के ऊपर, ये किस तरह से मूव कर रही है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा, हमने आगे पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये आपके पास जो अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में तो उसमें एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। इस सूरज की वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल इस अर्थ के ऊपर लग रही होती है उसकी डायरेक्शन यूं होती है। कहने का मकसद ये है कि अर्थ को एक फोर्स ने इस तरह से बांध के रखा हुआ होता है और दूसरी फोर्स ने इस तरह से बांध के रखा हुआ होता है। तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या होती है? एक दूसरे के इक्वल होती है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की इक्वल हो जाती हैं तो आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कंटिन्यूअसली फॉर्म में मूव करता रहता है, और ये वजह है कि आपकी अर्थ या सन पर नहीं गिरती और आपका मून अर्थ पर नहीं गिरता। ठीक है, सो अब अर्थ किस स्पीड के साथ मूव करती है, ऑर्बिट में किस तरह से आई, ये सारी चीजें हम आगे आके डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर कि व्हाट इज मीन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए जी, न्यूटन अंकल ने हमें बताया एक ही यूनिवर्सल लॉ है। पहली बात तो दिस लॉ इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। डियर यूनिवर्सल लॉ एक ऐसा लॉ है कि अगर आप अर्थ से बाहर चले जाते हैं, मरकरी पर चले जाते हैं या प्लूटो या किसी भी प्लैनेट पर चले जाते हैं, तो ये पूरी यूनिवर्स में आप कहीं भी चले आए ये लॉ अप्लाई हो सकता है, जो इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। ये पुट फॉरवर्ड किया था 1687 के अंदर, ठीक है, एंड इट यूज इट टू एक्सप्लेन द मोशंस ऑफ द प्लैनेट्स एंड मून्स। जो इसकी स्पेशलाइजेशन है लॉ की, वो स्पेशलाइजेशन किसके अंदर है कि ये लॉ यूज किया जाता है टू ऑब्जर्व टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड moons which are continuously moving on their own orbits without any fuels. ठीक है, this fuel is the provided by our Allah Almighty. In this article, let us familiarize ourselves with Newton's law of universal gravitation. ये है क्या? आइए इसको डिस्कस करते हैं। न्यूटन में कहता है कि एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विथ फोर्स। एक फोर्स के साथ, वो फोर्स कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। F is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. मैं इसका एक प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है
वो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? डियर स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मैसेज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। यहाँ तक क्लियर है? मतलब ये कि अगर दो मैसेज हैं और उन दो मैसेज बहुत ज्यादा, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि ज्यादा मैसेज होते हैं तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है या ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होती है, तो ज्यादा मैसेज होने की वजह से लाजमी सी बात है ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है। अगर आप वो दोनों मैसेज ज्यादा करीब हैं तो उनके अंदर ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगी, अगर वो ज्यादा दूर हैं तो उनके अंदर ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, आपने ये ब्रूश लिया, ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये जो G है, इस G को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे जाके इसको भी डिस्कस करेंगे व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट लगाया जाता है प्रोपोर्शनली खत्म करने के बाद। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और m1 m2 मैसेज है, r डिस्टेंस है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स कम होगी, डिस्टेंस कम करोगे फोर्स ज्यादा होगी, मैसेज बढ़ाओगे फोर्स ज्यादा होगी, मैसेज कम करोगे फोर्स कम होगी। तो ये इसके साथ रिलेशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है जी इन द अबव इक्वेशन, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट से इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, जो कि है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सवाल याद है कि सर इसका जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर कैसे आया? आइए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, ये बड़ा आसान है। आपने लिखा F इज इक्वल टू, ये आपके पास फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर फॉर्मूला है और आपने G की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर R डिवाइड, वहां पर F के साथ जाके मल्टीप्लाई, m1 m2 यहाँ मल्टीप्लाई और वहां जाकर डिवाइड हो जाएंगे। सो G बचेगा, G इज इक्वल टू F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। अच्छा जी, F क्या है? F फोर्स है तो उसका यूनिट न्यूटन, R आपके पास क्या है? डिस्टेंस, तो ये मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय m1 m2 क्या है? ये भी किलोग्राम, ये भी किलोग्राम, सो इट विल बी इक्वल टू किलोग्राम स्क्वायर। सो द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वैल्यू इसकी ये है। अच्छा, सवाल ये आता है कि सर आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं और आप ये कहते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, तो वो ऑब्जेक्ट जो कि मेरे सामने है, जिसको मोबाइल फोन कहेंगे, लैपटॉप कहेंगे, टैबलेट्स कहेंगे, तो ये टैबलेट, ये मोबाइल फोन मुझे क्यों नहीं खींच रहा है, या ये मुझ पर फोर्स क्यों नहीं लगा रहा है? इसका क्या रीजन है? इसमें तो फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये लॉ गलत है? अरे नहीं, इसका एक रीजन है और साइंटिफिक रीजन है, और ये रीजन आपने मुझे बताना है कि हम जिस अर्थ पर रहते हैं, इस अर्थ के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में और हमारे दरमियान में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फील क्यों नहीं होती है? व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस? सो इसका आंसर आप लोगों ने मुझे देना है। बाकी हम चलते हैं। अच्छा जी, हम चलते हैं पहले डायमेंशन की तरफ कि जी की डायमेंशन कैसे निकाली जाती है। बहुत आसान है। देखें, इसका हमारे पास यूनिट क्या बना था? इसका यूनिट हमारे पास बना था G इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, इसका यूनिट हमारे पास बना था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा जी, न्यूटन किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू, न्यूटन बराबर होता है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, और मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल। ओके, ये किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये एक बचा ना, ये ऊपर चला जाएगा इस तरह से, और हमारे पास बचेगा m पावर -1, mm से मल्टीप्लाई हुआ, सो इट विल बी इक्वल टू m क्यूब l पावर क्यूब एंड s स्क्वायर है, s स्क्वायर इनवर्स हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू t पावर -2। इसका आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें, क्योंकि डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। So m power -1 L power cube T power -2 is the dimension of gravitational constant। आगे चलते हैं। The universal gravitation law can explain almost anything, right from how an apple falls from a tree to why the moon revolves around the earth। Watch the video, ठीक है, and understand the beauty of the law of gravitation। की पॉइंट्स क्या है? अच्छा, ये मैंने जिस वीडियो की बात की है ना, ये वो वीडियो है जो कि आपके बुक के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, और इस लिंक में एक अच्छी वीडियो है, मतलब कि समझ लें एक डेमोन्स्ट्रेशन, और डेमोन्स्ट्रेशन में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा जैसे हमने उसला क्यों डिफरेंट किए हैं। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन, इसके की पॉइंट्स क्या है भाई? इट इज ऑलवेज प्रेजेंट, इसकी की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट्स किसी और कलर से लिखे जाए तो अच्छे लगेंगे। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर मैसेस। पहली बात, हर उस ऑब्जेक्ट के दरमियान में होगा जहां मैस होगा। इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, सिर्फ अर्थ में नहीं बल्कि होल यूनिवर्स में। इट फॉर्म्स एन एक्शन रिएक्शन पेयर। व्हाट इज मीन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर? भाई ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये एक्शन, तो ये रिएक्शन हुआ, बिल्कुल हुआ सर। ये एक फोर्स लगा रहा है, हाँ लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, जी हाँ बिल्कुल लगा रहा है। तो क्या ये फोर्सेस पेयर के अंदर लग रही हैं? बिल्कुल लग रही हैं। क्या है ये एक्शन था, ये रिएक्शन था, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाता है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में होती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अब फर्ज करें, क्या फर्ज करें सर, आपने दो ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में आपके पास 100 न्यूटन की फोर्स है। कितनी फोर्स है? 100 न्यूटन की फोर्स हमने कैलकुलेट किया अभी कल परसों। अच्छा, आपने क्या कर दिया भाई, एक एल्यूमिनियम की शीट रख दी। अब एल्यूमिनियम का कलर ले आओ। एल्यूमिनियम का कलर कुछ इस तरह से होता है, और इसका ब्रश आप थोड़ा सा, ये एल्यूमिनियम की शीट बीच में रख दिया आपने। ओके, रख दी सर। तो बताएं कि ये फोर्स कम होगी ज्यादा होगी? अरे भाई इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। आप दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कोई भी मीडियम रख दें तो आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो वही रहती है जो मीडियम रखने से पहले थी। तो इसका मतलब ये कि आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है मीडियम के। मतलब कोई मीडियम रख दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ खींच के ले जाओ, इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर खींच के ले जाओ, लाजमी सी बात है फोर्स कम हो जाएगी। जी हाँ होगी। मैग्नेट्स ले लो, दो मैग्नेट्स को आप दूर लेकर जाते तो क्या होता है? फोर्स कम होती है ना। मतलब उनकी जो चकमक होती है, जिसको हम चकमक कहते हैं, उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है बाय इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेट्स। ओके, अच्छा जी, अब हमने क्या पढ़ा था सर, ये एफ जो होती है आपके पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और इसी स्क्वायर की वजह से इसको कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहा जाता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है जी। FAQs, frequently asked questions, why does not the moon crash into the earth? ये बड़ा प्यारा आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें दो फोर्सेज हैं, दोनों तरफ एक्ट कर रही हैं। एक ग्रीन कलर की फोर्स, उसकी डायरेक्शन चेक करें, एक मून की, इसकी डायरेक्शन चेक करें। सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होती हैं, तभी ये मून अर्थ के और अर्थ सन के अराउंड मूव करता रहता है।
क्लियर है? जी हाँ क्लियर है सर। आगे चलें? जी हाँ बिल्कुल चलें। अच्छा जी हम आगे चलते हैं। डिफरेंट FAQs आ गए हैं। What is Newton's universal law of gravitation? Is there gravity in space? What is the value of gravitational constant? Is the value of G the same everywhere? How Einstein theory of gravity? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूटन से आइंस्टाइन के जो विचार थे, जो ख्यालात थे, वो किस तरह से अलग थे। So you are supposed to understand this question. If you are not understanding, so you can contact me. Who put forward the Newton's law of gravitation? लाजमी बात है भाई, ठीक है। सो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे। सो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।